चलिए तो अपने स्टार्ट कर रहे हैं आज का टॉपिक। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम जेआईजीएल में बात कर रहे थे रिलेटेड टू आरटीआई, दैट इज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। और इंट्रोडक्शन हमने देखा कि भाई आरटीआई एक्ट एग्जैक्टली क्या है, क्या फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड करता है। तो एज एन इंडियन सिटीजन, आप एक टैक्स पेयर हो, आप इंडिया के सिटीजन हो, तो सरकार आपके पैसों से क्या कर रही है ये जानने का पूरा राइट आपको है। और उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने ये एक्ट जो है वो फ्रेम किया। सुप्रीम कोर्ट में एक मैटर हुआ था जिसकी बात हो रही थी, आरपी लिमिटेड वर्सेस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आर्टिकल नंबर 21 है जिसमें राइट टू नो की बात हो रही है, और उसके बेसिस पे, ठीक है, उसके बेसिस पे, राइट टू नो के बेसिस पे यहाँ पे इस तरीके का एक एक्ट होना चाहिए, उसके बारे में उन्होंने क्लैरिफाई किया और तभी हम ये चीज़ देख रहे हैं। आगे बढ़ सकते हैं, जो आगे के टॉपिक्स है वहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कल इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पूरा कवर हो गया था। अब जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज डेफिनेशन। सेलियन फीचर्स पे हम बात कर रहे थे, इसके बाद स्टार्ट हो रहा है दैट इज डेफिनेशन। सेक्शन नंबर 2 जो है इस एक्ट का, आरटीआई एक्ट का, उसमें डेफिनेशंस दे रखी है। एंड वन ऑफ देम, फर्स्ट डेफिनेशन इज पब्लिक अथॉरिटी। कल बात हो रही थी, मैंने आपको बोला था पब्लिक अथॉरिटी जो होती है उसी से हम हाँ देख लेते हैं। 120 डेज वाला ना, एक बार वापस रिपीट करता हूँ, देखो ध्यान दो। ये अब हिस्ट्री हो चुका है। पहली बात तो ये है, अपना जो आरटीआई एक्ट है वो इफेक्टिवली आया था 12 अक्टूबर 2005। इस दिन से इफेक्टिवली अप्लाई हो गया था फॉर्मली। लेकिन कोई भी कानून जिस दिन से अप्लाई होगा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि सेम डे से पूरे इंडिया में हर कोई इसको एग्जीक्यूट करना, फॉलो करना स्टार्ट कर दे प्रैक्टिकली? ऑन पेपर तो हो गया, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन इमीडिएटली नहीं हो सकता है। तो इसमें फीचर्स में उन्होंने बता दिया कि हमें पता है कि इमीडिएट नहीं होगा। सरकारी ऑफिस कितने सारे हैं पूरे इंडिया में, कितने लाख ऑफिसर्स काम करते होंगे, सबको आरटीआई के बारे में समझाना और डे 1 से एक सिस्टम बना देना कि इस तरीके से फॉलो होगा, वो थोड़ा डिफिकल्ट है। तो खुद ही एक्ट में उन्होंने लिखा था कि चलो ये डेट से एक्ट एप्लीकेबल हो चुका है, बट यहाँ से 120 डेज के अंदर अंदर, ठीक है, आप ये देख लेना कि एक्ट फॉलो होना स्टार्ट हो जाए, एग्जीक्यूशन शुरू हो जाए। 120 डेज मोर देन इनफ टाइम है, 4 महीने का टाइम है। अब ये टाइम के अंदर सरकार क्या करेगी, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ट्रेनिंग देगी, उनको समझाएगी, फॉर्म्स और वो सब रेडी करेगी, और एक फ्रेमवर्क डेवलप करेगी। किसी को आरटीआई करनी हो तो वो कैसे करेगा, और एज एन ऑफिसर आप उसकी कैसे हेल्प करोगे, पीआईओ को ट्रेन करना है, एवरीथिंग। तो प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन जो है ना वो 120 डेज में शुरू हो जाना चाहिए था, ये बात बोली थी। अब ये पुरानी बात हो चुकी है 2005 की, तो आज इसका कोई रेलेवेंस नहीं, ये पॉइंट। और कुछ पूछना? चलो देखें, अब डेफिनेशंस की बात हो रही है। सबसे पहली डेफिनेशन है पब्लिक अथॉरिटी। ये वो अथॉरिटी है जिससे हम डिटेल्स मांग सकते हैं कि भाई आरटीआई में हमें डेटा दो। हमने कल बात की थी प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट कंपनी, किसी इंडिविजुअल से आप आरटीआई में डिटेल्स नहीं मांग सकते। ठीक है, मुकेश अंबानी का मैंने एग्जांपल दिया, तो आप उनको पूछ लो कि भाई आपका पूरे दिन का शेड्यूल बताओ, XYZ बताओ, ही इज़ अ प्राइवेट पर्सन। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगेंस्ट आप आरटीआई फाइल करके उनकी डिटेल्स मांग रहे हो, नहीं दे सकते, प्राइवेट पर्सन है। बट सरकारी एजेंसी, सरकारी अथॉरिटीज तो आपको डेटा प्रोवाइड कर ही सकती है। तो पब्लिक अथॉरिटी में कौन कौन सी अथॉरिटी आती है जिसे इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है, ये उनकी बात हो रही है। तो बोला है, इट मीन्स एन अथॉरिटी, बॉडी, इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाई और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसी कोई भी सरकारी अथॉरिटी जो बाई कॉन्स्टिट्यूशन बनी हो वो पब्लिक अथॉरिटी होती है, ये क्लैरिफाई किया। दूसरा बोला, ऐसी कोई भी सरकारी अथॉरिटी जो पार्लियामेंट के थ्रू क्रिएट की गई हो वो भी पब्लिक अथॉरिटी में आती है। तीसरा, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू, मतलब स्टेट लेवल पे। और फोर्थ पॉइंट में बोल दिया, बाई एनी नोटिफिकेशन, जो किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने इशू किया। व्हाट इज अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट? ये जनरल टर्म है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब जो भी गवर्नमेंट वहाँ पे रेलिवेंट है। इट कैन आइदर बी सेंट्रल और इट कैन बी स्टेट, एनीवन। अप्रोप्रिएट मतलब जनरल, कोई भी हो सकता है कि जिस सिचुएशन में जिस सरकार का एक्शन लेना जरूरी है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है। तो कॉमन टर्म है, आप लेबर लॉ पढ़ोगे उसमें भी बार बार आएगा, तो वो ध्यान रखना वैसा। तो पब्लिक अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी, जो या तो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी हो, या पार्लियामेंट में बनी हो, या विधानसभा में स्टेट लेजिस्लेचर में बनी हो, या फिर और कोई अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू उसको क्रिएट किया, तो ये कंडीशन है। सर थोड़ा एग्जांपल, कौन सी अथॉरिटी? हाँ, एग्जाम्पल देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आगे भी ऐसे पॉइंट्स तो आने ही वाले हैं, बट एग्जाम्पल में अभी ऐड कर देता हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी हुई अथॉरिटीज, पार्लियामेंट के थ्रू बनी हुई अथॉरिटी, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर है, अपनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है ना, वो विधानसभा में स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू बनी।
अच्छा, पार्लियामेंट में बनी हुई और भी अथॉरिटीज हो सकती है, जैसे एक अथॉरिटी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये हो सकती है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू बनी हुई अथॉरिटी, इसमें भी बहुत सारी अथॉरिटीज आ सकती है, जैसे सीबीआई, फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आरबीआई, ये सब आ सकती है। पार्लियामेंट के थ्रू बनी है, सेबी आ सकती है, इस टाइप की अथॉरिटीज, सरकारी एजेंसीज वैसा। तो जिस अथॉरिटी ने उसको क्रिएट किया उसके बेसिस पे एग्जाम्पल हो सकते हैं, और ये पब्लिक अथॉरिटी में कवर हो सकती है वैसा। तो इन सब से हम सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ एक्सेप्शन भी रहेंगे, ये जो है ना, इनसे आप सवाल पूछोगे तो ये सारी डिटेल आपको नहीं देंगे, क्यों, सीक्रेट एजेंसी, सीक्रेट सर्विसेज। बट आप पूछ रहे हो कि भाई पब्लिक अथॉरिटी कौन सी होती है, तो जस्ट जनरली आपको बता रहा हूँ वैसे। नेक्स्ट, रिकॉर्ड, जनरल डॉक्यूमेंट या जनरल डेफिनेशन। रिकॉर्ड्स का मतलब क्या होता है, डेटा जो फाइल्स में स्टोर्ड है, तो वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हो सकता है। देखो, इंक्लूजन वाली डेफिनेशन, डिफाइन नहीं किया, इंक्लूड किया। बोले रिकॉर्ड को डिफाइन क्या करें, तो इंक्लूजन वाली डेफिनेशन का मतलब रिकॉर्ड वर्ड के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो बता दिया, एग्जाम्पल के फॉर्म में डेफिनेशन दे दी। डॉक्यूमेंट, मैन्यूस्क्रिप्ट, फाइल, सबका मीनिंग सिमिलर है। माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश, फैक्स कॉपी। माइक्रोफिल्म मतलब वो जैसे पहले के टाइम पे होता था, फोटोज क्लिक करते थे ना, तो उसका एक नेगेटिव वो रोल आता था, ध्यान में है, जैसे गोल होता था कैमरा के अंदर, वो निकालो फिर उसको फोटो पेपर पे डेवलप करो तो आपके फोटोज बनते थे। आजकल डिजिटल हो गया, तब वो नेगेटिव चलते थे, तो वो माइक्रोफिल्म जो है ना, वो नेगेटिव्स को बोला जाता है। उसके ऊपर भी डेटा या इमेज के फॉर्म में कंटेंट स्टोर किया जाता था। आज की डेट में आउटडेटेड हो गया, तो सब डिजिटाइज हो गया, तो फर्क पड़ता है। इमेजेस, एनी अदर मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय अ कंप्यूटर और एनी अदर डिवाइस, मतलब रिकॉर्ड्स में किसी भी तरीके का फॉर्म हो सकता है जिसमें आपने चीज़ों को स्टोर किया, वैसा सिंपल। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब आपने मुझसे कुछ सवाल पूछा और मैंने आपको चीज़ें प्रोवाइड कर दी कि हाँ भाई जो कुछ आप मांग रहे हो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड कर देता हूँ, दैट इज इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे भी वही है, इट मीन्स एनी मटेरियल इन द फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमो, ईमेल, कुछ भी नाम दे दो, ओपिनियन, एडवाइसेस, प्रेस रिलीज, सर्क्यूलर, ऑर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, एनीथिंग, पेपर, सैंपल में जितने वर्ड्स हो सकते थे सारे लिख दिए। इन्फॉर्मेशन इनमें से किसी भी फॉर्म में प्रोवाइड की जा सकती है। डिजिटल फॉर्म में प्रोवाइड हो सकती है, आजकल तो ईमेल कर देते हैं, भाई लिंक खोलो, पीडीएफ डाउनलोड करो, हो गया, वो भी आ जाएगा। फिर बोला राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या होता है, तो ये तो बात कर ही रहे थे अपन कब से, जो चैप्टर का इंट्रोडक्शन है पूरा वही है, इसको समराइज किया होगा और कुछ नहीं। एक थर्ड पार्टी वाली डेफिनेशन है, आगे के टॉपिक में मैं रिलेट कराता हूँ, अभी उसको पेंडिंग रखो, जब जरूरत पड़ेगी तब बात करते हैं उस पर। अब अगले टॉपिक पे चल रहे हैं। कल हम बात कर रहे थे कि भाई आरटीआई में इन्फॉर्मेशन मांगने किसके पास जाऊँ। सरकारी ऑफिस में गया तो इतनी भीड़ थी, जिस ऑफिसर को पूछा बोले मेरा काम नहीं, मेरे पास और भी काम है, मेरे को नहीं पता, आप किसी और को पूछो। तो इसके लिए एक ऑफिसर होना चाहिए जो फुल टाइम यही काम करेगा, और वो ऑफिसर का नाम क्या था, पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर, दैट इज पीआईओ, ये बात हो रही थी। अब ये पीआईओ किस तरीके से काम करता है, इसको कहाँ अपॉइंट किया गया, इसकी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इन्होंने यहाँ पे ऐसा बोला हुआ है कि जो पीआईओ है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटेड है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपॉइंटेड है, एक डिस्ट्रिक्ट में एक पीआईओ, दिस इज द फॉर्मेट। बट ये इतना फिर बोलते हैं प्रैक्टिकली प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसका रीजन समझो। डिस्ट्रिक्ट एक बहुत बड़ा जोन होता है, एक सिटी के भी बराबर हो सकता है। अब एक बोलते हैं सूरत सिटी और एक बोलते हैं सूरत डिस्ट्रिक्ट, अगर कभी आपने कहीं पे पढ़ा हो या, तो सूरत डिस्ट्रिक्ट जो है ना वो सूरत सिटी से बड़ा है। सूरत डिस्ट्रिक्ट का मतलब है इसमें अपना मेन सूरत सिटी तो कवर हो ही रहा है, उसके आसपास के छोटे छोटे जो टाउन्स हैं, विलेजेस हैं, वो भी कवर होते हैं। तो सूरत डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बात करोगे ना, तो इसकी जो पॉपुलेशन होगी ना 1 CR से ऊपर होगी। सूरत डिस्ट्रिक्ट की आज की पॉपुलेशन 1 करोड़ से ऊपर होगी। आप सोचो 1 करोड़ लोगों में इन्होंने एक पीआईओ बिठा दिया, आपको लगता है काम कर पाएगा? 1 करोड़ लोगों में से कुछ तो आरटीआई रोज की आती होंगी, काफी लोग होंगे जो फाइल करते होंगे, तो एक बेचारा पीआईओ 1 करोड़ लोगों को केटर करने जाएगा, तो काम कब खत्म होगा? तो ये प्रैक्टिकली तो फिर कोई मतलब नहीं रहा। इन्होंने इसका एक सोल्यूशन निकाला, बोले काम करते हैं, देखो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अपन ने पीआईओ अपॉइंट किया है, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट को जोन्स में बांट देते हैं, अलग अलग जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, और हर जोन में एक असिस्टेंट रख देते हैं, वैसा किया। तो पीआईओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, असिस्टेंट पीआईओ जोन लेवल पे। अब अगर आप सूरत डिस्ट्रिक्ट में कहीं पे भी रहते हो तो आपको डायरेक्टली पीआईओ के पास एप्लीकेशन करने नहीं जाना हो, तो इट इज ओके। आपके एरिया का जो जोन ऑफिस होगा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का, उस जोन ऑफिस में आपको असिस्टेंट पीआईओ मिल जाएगा। उस असिस्टेंट पीआईओ को आप डायरेक्टली एप्लीकेशन कर सकते हो। बात समझ आ रही है? तो सिटीजन कहाँ जाएगा? असिस्टेंट पीआईओ के पास। असिस्टेंट पीआईओ उस एप्लीकेशन को प्रोसेस करेगा और वो पीआईओ तक पहुंचाएगा कि भाई मेरे एरिया से ये एप्लीकेशन आई है, आप देख लो, क्योंकि मुझे इसमें आपकी हेल्प की जरूरत पड़ेगी।
अगर इन्फॉर्मेशन ये खुद ही प्रोवाइड कर सकता है तो इसके पास जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं कर सकता तो इसकी हेल्प ले सकता है। फिर पीआईओ के पास अगर ये एप्लीकेशन जाती है, वो उसको स्टडी करता है, तो डायरेक्ट रिप्लाई पीआईओ करेगा टू द सिटीजन। आ रही बात समझ में? ये सेटअप प्रैक्टिकली पॉसिबल है, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ एक पीआईओ, ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो ये सेटअप इन्होंने यहाँ पे किया। तो आपको ध्यान रखना है कि पीआईओ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, असिस्टेंट पीआईओ जोन लेवल पे होता है। यही बात इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन की हुई। क्लियर ये पॉइंट? ठीक है। हाँ, सिटी और डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। डिस्ट्रिक्ट जो है वो बड़ा एरिया हो गया, सिटी के साथ साथ आजू बाजू के छोटे टाउन वो सब भी कवर हो जाते हैं। तो सूरत सिटी की जो लिमिट है, जो रीजनल बाउंड्री है, वो छोटी है। उसके आजू बाजू के छोटे छोटे गांव तालुका वो सब जो होते हैं ना, वो प्लस हो जाते हैं, तो बन जाता है सूरत डिस्ट्रिक्ट। तो बड़ा एरिया हो जाता है वैसा। बोलो, ये समझ आया? क्लियर है यहाँ तक? चलो देख, लैंग्वेज बहुत सिंपल है, आप मीनिंग ध्यान में रखोगे तो अपने वर्ड्स में भी आप फ्रेम करके लिख सकते हो, पॉइंट सारे कवर होने चाहिए। अब नेक्स्ट सिचुएशन। हाँ, अब यहाँ पे देखते हैं कि पीआईओ से इंफॉर्मेशन कैसे मांगनी है, क्या करना है, प्रैक्टिकल अप्रोच। देखो, सरकारी काम है, सरकारी काम में आपको पता है आज एप्लीकेशन दोगे जवाब कब आएगा वो गवर्नमेंट को मालूम है। सरकारी ऑफिसर इतना बिजी होता है, बताता हूँ, करता हूँ, ढूंढता हूँ, पता चला 2 साल हो गए आरटीआई की थी, आज तक जवाब ही नहीं आया। वैसी बात है, तो फायदा क्या ऑफिस सिस्टम बनाने का? इसमें ये चीज़ का खास ध्यान रखा गया, क्योंकि मॉडर्न एक्ट है 2005 में बना है, बहुत पुराना भी नहीं है। इन्होंने बोला टाइम लिमिट फिक्स करनी पड़ेगी ताकि अकाउंटेबिलिटी रहे। ऑफिसर को ये पता हो कि मैंने डेडलाइन पे काम नहीं किया ना, तो मेरे खिलाफ एक्शन होगा, तभी वो काम करेगा। नॉर्मली यहाँ पे बोला है कि कोई भी आरटीआई अगर फाइल हो रही है, ठीक है, कोई कोई भी आरटीआई अगर फाइल हो रही है, तो उस सिचुएशन में उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 30 डेज के अंदर अंदर प्रोवाइड हो जानी चाहिए। दिस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, 30 दिन का टाइम है किसके पास? पीआईओ के पास। तो आपको ये समझना है कि मैंने आज आरटीआई की है ना, आई नो 30 डेज में जवाब आएगा, उससे लेट नहीं होगा। तो ये टाइम बाउंड अप्रोच अगर फॉलो करेंगे तो ही जाके सिटीजन्स को उस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज तो कभी जवाब ही नहीं आएगा। ये वैसी बात हो गई। तो ये टाइमलाइन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, विच इज़ 30 डेज। हाँ, टाइमलाइन ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट इज 30 डेज। ठीक है। अच्छा, फिर ऐसा भी हो सकता है कि इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो, आपने आरटीआई फाइल की है लेकिन डेटा मिलना बहुत अर्जेंट है और 30 दिन तक वेट नहीं कर सकते, तो उसका भी प्रोविजन यहाँ पे किया हुआ है, 48 आवर्स। अगर किसी की लाइफ का सवाल हो, किसी की आज़ादी का, लिबर्टी का सवाल हो, बहुत अर्जेंट है, तो 48 आवर्स में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। इसमें भी कुछ चेंजेस होंगे ना सर? हो सकते हैं, ये खाली फ्रेम देखना ध्यान से, वो गिरे नहीं, बस वो ध्यान रखना। एक सेकंड में इसको क्या हो गया देख लेते हैं। हाँ चलो, तो इमरजेंसी में इंफॉर्मेशन मांगी जा सकती है। अब फीस में जो आप बोल रहे हो चेंजेस हो सकते हैं या नहीं, वो तभी हो सकते हैं जब एक्चुअली में उनका कुछ कॉस्ट लग रहा हो। जस्ट बिकॉज आप जल्दी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हो तो उसके पैसे लगेंगे ऐसा नहीं है। अगर वो इन्फॉर्मेशन जल्दी प्रोवाइड करने में उनका कोई खर्चा लग रहा है तो वो खर्चा आपसे मांग सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिट मेकिंग मोटिव तो यहाँ पे होता ही नहीं है। ये बात तो हमने यहाँ पे देखी थी। तो नॉर्मली 30 डेज के अंदर अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, इमरजेंसी होगी तो 48 आवर्स के अंदर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी, वैसा है। तीसरा पॉइंट देखो उसमें क्या बोला है, हमने अभी पीछे एक टॉपिक देखा, ये वाला, सिटीजन ने अप्लाई किया असिस्टेंट पीआईओ को, असिस्टेंट पीआईओ ने एप्लीकेशन फॉरवर्ड कर दिया रेलेवेंट पीआईओ को, यही बात हो रही थी। अब पीआईओ क्या बोलता है, बोले यार देखो मेरे पास एप्लीकेशन आएगी ना, मुझे वहाँ से 30 दिन का टाइम चाहिए एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए। आपने असिस्टेंट को एप्लीकेशन दे दी, असिस्टेंट मेरे पास 3 दिन बाद लेके आया, 4 दिन बाद लेके आया, 10 दिन बाद लेके आया, तो मेरा टाइम कट गया ना, तो वो अनफेयर हो गया। उसका प्रोविजन भी यहाँ पे किया है। अगर आप असिस्टेंट पीआईओ के पास जाते हो, ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये एप्लीकेशन पीआईओ को फॉरवर्ड करे विद इन 5 डेज। टाइम बाउंड है 5 दिन। और फिर उसके बाद पीआईओ को कितने दिन मिलेंगे? 30 दिन। अब इस सब चक्कर में हुआ क्या, आपका वेटिंग टाइम बढ़ गया,
कितना हो गया 35 डेज, 5 दिन ये ले लेगा, 30 दिन ये मांग रहे हैं, तो टोटल मैक्सिमम वेटिंग टाइम फॉर आरटीआई एप्लीकेशन टू बी प्रोसेस्ड इज 35 डेज। ठीक है, तो ये टाइम आपको वेट करना पड़ सकता है, इससे जल्दी जवाब आ सकता है, लेट नहीं होना चाहिए, वैसी बात है। नेक्स्ट, अब इसमें फोर्थ पॉइंट में ऐसा बोला कि जब आपने एप्लीकेशन किया तो पीआईओ ने बोला या असिस्टेंट पीआईओ ने बोला कि मुझे पहले ये गिन लेने दो कि इसमें आपका कॉस्ट कितना लगेगा, आपकी फीस कितनी, जो आपने फीस का पॉइंट पूछा, तो बेसिक फीस कितनी है 10 रुपये, वो तो अपन ने बात की थी 10 रुपीज़ ओनली। लेकिन आपकी एप्लीकेशन में कुछ आप डेटा मांग रहे हो जिसमें प्रिंट आउट और वो सब भी है, तो उन्होंने बोला मुझे कुछ टाइम दो, मैं कॉस्ट कैलकुलेट करके बताता हूँ। वो कॉस्ट कैलकुलेट करने में जो टाइम लगेगा ना, वो ये 30 डेज 35 डेज में इंक्लूड नहीं है, वो अलग है। अब कॉस्ट कैलकुलेट करने में उसने 4 दिन लगा दिए, तो वो 4 दिन अलग आपको वेट करना पड़ेगा। तो जो 35 डेज का काउंटिंग स्टार्ट होता है वो 4 दिन के बाद शुरू होगा। ये चीज़ यहाँ क्लियर बोली। टाइम टेकन फॉर कैलकुलेशन एंड इंटीमेशन ऑफ फीस इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टाइम फ्रेम। एक्सक्लूडेड मतलब वो टाइम अलग से। तो सिंपल सी बात है, आपने एप्लीकेशन किया असिस्टेंट पीआईओ को, असिस्टेंट पीआईओ ने वो चीज़ पीआईओ को पास ऑन कर दी, 5 दिन आपको वेट करना पड़ा या 5 दिन मैक्सिमम वेट करना पड़ेगा। पीआईओ बोलता है रुक जाओ, मेरे को पहले कैलकुलेट तो करने दो, खर्चा कितना है। अब मैं आपको बोलूँगा 2,000 रुपये खर्चा है, मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ बट कॉस्ट है, आप बोलोगे 2,000 मुझे खर्च नहीं करना है, तो फिर मैं क्यों प्रोसेस करूँगा एप्लीकेशन। तो पहले मुझे खर्चा तो बताने दो। खर्चा बताने के लिए मुझे 3 दिन लग गए। फिर जब मैंने आपको खर्चा बताया, आपने बोला नहीं एप्लीकेशन प्रोसेस कर दो, पैसे दे दूंगा। उसके बाद पीआईओ को मिलेंगे 30 दिन। समझ आए। तो ये 5 दिन तो आपका वेटिंग था ही, ये 30 डेज भी आपका वेटिंग था, वो 35 वाले में ये एक्स्ट्रा हो गया, वो होगा। बट फीस कैलकुलेट करने में जो टाइम लगता है वो रीजनेबल होना चाहिए। फिर ऐसा नहीं 3 साल से फीस कैलकुलेट कर रहा है, बताता हूँ, अरे सर गिन लो यार, फीस गिन लो, 30 दिन चालू नहीं हो रहे, 2 साल हो गए 3 साल हो गया, फीस नहीं गिन रहे, टाइम नहीं मिल रहा है, करता हूँ यार। ठीक है, टाइम बहुत लग रहा है, बहुत हेवी कैलकुलेशन है, ऐसे एक्सक्यूज नहीं चलेंगे। वो फिर डिबेटेबल हो गया कि बहुत अनरीजनेबल टाइम लगेगा ना, तो एज एन एप्लीकेंट आपके पास अपील करने का राइट होता है। उस पॉइंट पे भी आगे जाएंगे कि आपके पास सॉल्यूशन क्या है। अगर पीआईओ काम ना करे तो आप कुछ कर सकते हो, डेफिनेटली कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन अपने पास है। तो ये पॉइंट हुआ। फिर देखो फिफ्थ पॉइंट बहुत अच्छा है, इसमें ऐसा बोला अगर 30 दिन तक कोई जवाब आया ही नहीं, आपने एप्लीकेशन कर दिया, 30 डेज हो गए, पीआईओ ना हाँ बोलता है ना बोलता है, तो इसका क्या मतलब निकाला जाएगा। तो बोला आपका एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गया। अगर 30 दिन में कोई जवाब नहीं आया, डीम्ड रिफ्यूजल, डीम्ड का मतलब मान लिया जाएगा कि उन्होंने आपका एप्लीकेशन कर दिया रिजेक्ट, ये अजम्पशन लिया गया है। नो एक्शन ऑन एप्लीकेशन फॉर 30 डेज इज अ डीम्ड रिफ्यूजल। आई बात समझ में, क्लियर हुआ। इसका मतलब उसने रिजेक्ट कर दिया। अब अगर पीआईओ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करता है तो उसका रीज़न जो है वो राइटिंग में देना ज़रूरी होता है। ही शुड राइट ऑन द पेपर, या फिर आपको लिखित में मेल करेगा या राइटिंग में देगा कि उसने आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों किया, ये जानने का आपका राइट है। और वो अगर ऐसा नहीं करता है तो आप उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकते हो, उसका भी ऑप्शन अपने पास रहता है। तो डीम्ड रिफ्यूजल में फिर नेक्स्ट आप उसको बोल सकते हो सर 30 डेज हो गए, कोई जवाब नहीं आया, मुझे रीज़न दो कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट क्यों हुई। वो बोलेगा मैंने कहा रिजेक्ट की, मैं तो आपको ना बोला ही नहीं। बोले नहीं सर 30 डेज हो गए, आपने जवाब नहीं दिया, उसका क्या मतलब है कि आपने रिजेक्ट कर दिया, तो रिजेक्शन का रीज़न दो, नहीं दोगे तो मैं राइटिंग में आपकी कंप्लेंट करूंगा आपके सीनियर को। वो ऑप्शन भी यहाँ पे रहता है वैसे। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वो थर्ड पार्टी वाले ऊपर डेफिनेशन पेंडिंग रखी थी ना, यहाँ पे काम आएगी। अब इसमें ऐसा है, आप गए असिस्टेंट पीआईओ के पास, ठीक है, या फिर आप गए पीआईओ के पास, दोनों में से कोई भी ऑप्शन। पहले पीआईओ वाला सिंपल रखते हैं। आप पीआईओ के पास गए, पीआईओ ने बोला भाई मुझे एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए सरकार ने 30 दिन का टाइम दिया है, उसके अंदर आपको जवाब दे दूंगा। फिर जब पीआईओ ने आपका एप्लीकेशन स्टडी किया तो उसने बोला कि जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो वो मेरे रिकॉर्ड्स में नहीं आती है, मुझे वो इन्फॉर्मेशन किसी डिपार्टमेंट से मंगवानी पड़ेगी और आपको देनी पड़ेगी, मेरे पास नहीं है। तो वो डिपार्टमेंट जो है उसको हम यहाँ पे बोलेंगे थर्ड पार्टी। ठीक है, क्लियर हुआ। तो पीआईओ जाएगा थर्ड पार्टी के पास, उसको बोलेगा भाई एप्लीकेशन आई है तो इन्फॉर्मेशन दे दे। अब थर्ड पार्टी कौन सी, तुरंत से इन्फॉर्मेशन दे देगी, कुछ टाइम तो वो भी लगाएगी। तो यहाँ पे बोला है कि थर्ड पार्टी वाले केस में पीआईओ को 10 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के इसको देगी, फिर ये आपको देगा। अब इस सारे चक्कर में आपका वेटिंग टाइम कितना हो गया, 30 + 10 40। समझ आए, ये सिचुएशन है यहाँ पे। 40 दिन का वेटिंग टाइम हो गया, 10 दिन थर्ड पार्टी लगा देगी, 30 दिन पीआईओ मांग रहा है, मैक्सिमम 40 डेज आपको वेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें आप असिस्टेंट पीआईओ के पास गए होते तो वो बोलता भैया मेरे 5 दिन भूल गए, वो तो रहेंगे ना। समझ आ गया, अपना वेटिंग टाइम बढ़ाते जा रहे हैं।
सब अपना अपना टाइम मांग रहे हैं, वो 5 दिन मांग रहे हैं, 30 दिन मांग रहे हैं, 10 दिन मांग रहे हैं, वेट तो मुझे करना पड़ रहा है। तो मैक्सिमम कोई भी कॉम्बिनेशन लगाओगे तो वेटिंग टाइम 45 डेज तक जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। कैलकुलेशन उसका फीस। वो अलग है, वो तो लिखा ही एक्सक्लूडेड है। अब उसमें 4 दिन अलग लग गए तो 4 दिन और ऐड हो जाएंगे, वैसे वो तो होने वाला है। बट पता है इतना प्रॉब्लम है नहीं, आरटीआई में वो लोग रिस्पॉन्ड करते हैं क्योंकि ऑनलाइन है, अब तो सारा ऑटोमेशन हो गया। फिजिकल फॉर्म भरना हो तो भर सकते हो, बट ऑनलाइन भी है। मेरा खुद का आरटीआई वाला एक मतलब एक्सपीरियंस 1-2 बार हो चुका है, एंड दे रिस्पॉन्ड, ठीक है। मेरी एमकॉम की डिग्री मैंने कंप्लीट की थी इग्नू से, तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से। अब डिग्री कंप्लीट हो गई तो मैंने उनको, मुझे याद भी नहीं था, मैंने बोला तुम लोगों ने मेरी डिग्री मार्कशीट कुछ भेजा ही नहीं मुझे। ईमेल पे तो दिख रहा है कि वेबसाइट पे कि मेरा क्लियर हो चुका है, तो फिजिकली जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है, डिग्री होती है, वो तो भेजो। अब मैं उनको यहाँ से मेल कर रहा हूँ, लेटर भेज रहा हूँ, तो कुछ जवाब आ रहा है आप प्रोसीजर फॉलो करो, ये करो वो करो। मैं सब कुछ कर लिया, लेकिन फिजिकली उन्होंने मेरा सर्टिफिकेट भेजा ही नहीं। तो मैटर चलता रहा। अब क्या, मैं काम में लगा हुआ हूँ, कभी मुझे बैठे बैठे स्ट्राइक होता है मेरी डिग्री नहीं आई, मैं मेल कर देता हूँ। फिर वो बोलते हैं आप ये करो वो करो, सब कुछ किया, मैंने फिजिकल डॉक्यूमेंट्स मेरे भेजे भी, लेकिन उसके बाद भी डिग्री भेजी नहीं उन्होंने। अब वही जब याद आया तो मैंने कर दिया प्रोसेस। ऐसे करते करते ना 2-3 साल हो गए, मेरा एमकॉम खत्म होने के बाद 2-3 साल हो गए और मेरी डिग्री नहीं आई। बोला, पता नहीं कब भेजेंगे। मैं सोचा अब करूँ क्या, इनको मेल कर रहा हूँ तो वो ठीक से जवाब नहीं दे रहे, फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन कोई उठा नहीं रहा है, और ईमेल पे लिख रहे हैं आप फॉलो द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर। मैं लिखा व्हाट इज़ द प्रिस्क्राइब प्रोसीजर, प्रोसीजर तो बताओ, जो आप बोल रहे हो वो तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन डिग्री नहीं दे रहे हो। मुझे एकदम से स्ट्राइक हुआ, ना आरटीआई फाइल कर देता हूँ, है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल में है, तो आरटीआई करूँगा तो जवाब देना पड़ेगा। मैंने एक्चुअली आरटीआई फाइल की, मेरी डिटेल वहाँ पे मेंशन की, और 15-20 दिन के अंदर डिग्री घर पे आ गई। वही अहमदाबाद के सेंटर से जिनको मैं मेल कर करके थक गया कि भाई डिग्री भेजो, आरटीआई फाइल की तो वहाँ से डिग्री घर पे आ गई। और फिर वही 10 रुपये चार्ज लिया, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं, और काम हो गया। तो इट इज़ इफेक्टिव, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करता है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, कोविड के फर्स्ट वेव के बाद की बात है, 2021 में मैंने आरटीआई की थी। तब दिल्ली में सेकेंड वेव आई थी ना, तो दिल्ली सबसे पहले बंद किया था उन्होंने। तो दिल्ली में जब बंद किया तो क्योंकि वहाँ से प्रोसेस होना था, तो आरटीआई वालों ने मुझे रिस्पॉन्ड किया इमीडिएटली, क्योंकि 30 डेज उनका टाइम बाउंड है। तो 5-10 दिन में जवाब आ गया था कि भाई आपका एप्लीकेशन अभी प्रोसेस नहीं हो सकता, बिकॉज दिल्ली अभी बंद है, लॉकडाउन है वहाँ पे। तो जब लॉकडाउन खुलेगा तो बाय डिफॉल्ट हम आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कर देंगे, आपको वापस अप्लाई करने की जरूरत नहीं। तो आप टेंशन फ्री है ना, लॉकडाउन खुलते ही ये आपका 30 डेज का अकाउंट शुरू हो जाएगा और उसी में हम प्रोसेस कर देंगे। और वो किया भी उन्होंने, मेरे को वापस से कोई एप्लीकेशन नहीं करना पड़ा, उन्होंने इमीडिएट प्रोसेस करके मुझे भेज दिया, वैसा है। तो इट इज़ इफेक्टिव, ये यूज़ होता है। अच्छा, अपने एज ए स्टूडेंट भी यूज़ कर सकते हैं। आपका आईसीएसआई का एग्जाम है एग्जीक्यूटिव का, आपने एग्जाम दिया, सपोज क्लियर नहीं हुआ, अब आपको जानना है कि भाई मेरा पेपर कैसा था, क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। तो आईसीएसआई आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उनको पे करके अपनी आंसर शीट की पीडीएफ मंगवा सकते हो, और उसको डाउनलोड करके देख सकते हो कि आपने कहाँ गलती की है। बट आईसीएसआई उसके लिए चार्ज करता है पर सब्जेक्ट 500 रुपीज़, ठीक है। और सिर्फ रीवेरिफिकेशन कराना हो, मार्क्स का टोटलिंग चेक कराना हो, तो 250 रुपीज़ पर सब्जेक्ट। बट वही चीज़ अगर आप आरटीआई से मंगवाते हो तो 10 रुपये। ये एक्चुअल में पॉइंट है। तो कितनी बार स्टूडेंट्स का रिजल्ट आता है, बोले सर फेल हो गए, क्या करूँ। बोला आईसीएसआई से मत मंगवाओ, वो लोग प्राइवेटली चार्ज कर रहे हैं, आप आरटीआई से मंगवाओ। तो वही आईसीएसआई आपको सेम चीज़ 10 रुपये में प्रोवाइड करेगा, जिसके लिए वो 500 रुपये मांग रहा है पर सब्जेक्ट। कितना फर्क हो गया, 10 रुपये में आप 4 के 4 सब्जेक्ट की डिटेल मंगवा लो, सिर्फ 10 रुपये। और वैसे मंगवाओगे तो 500 रुपये पर सब्जेक्ट, तो एक ग्रुप का 2000 हो गया। फर्क है ना, ये पावर है आरटीआई का। तो बहुत काम आता है ये। जो सोशल एक्टिविस्ट होते हैं ना, समाज सेवा वाले, वो लोग तो क्या सरकार के पीछे पड़े रहते हैं, तुम लोग ये नहीं करते वो नहीं करते, गरीबों को परेशान करते हो, ऐसा करते हो वैसा करते हो। आरटीआई पे आरटीआई फाइल करते रहते हैं, फाइल कर करके सारी इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं, फिर पेपर में आ जाता है। रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट बहुत यूज़ करते हैं आरटीआई, क्योंकि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आरटीआई फाइल करो, डेटा ले लो, और अगर वो डेटा में दिख रहा है कि सरकार कुछ गलती कर रही है, न्यूज़पेपर में छाप दो। बोले हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, आरटीआई में आपकी सरकार ने जवाब दिया, हम तो वही बता रहे हैं। तो क्या ना, गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी जो है ना वो बढ़ जाती है कि यार ये तो कोई कोई भी 10 रुपये में हमारी इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा, फिर न्यूज़ चैनल पर सुनाएगा, तो तकलीफ हो जाएगी, वैसा है। अभी तो आजकल देखो मीडिया थोड़ा चेंज हो गया है। अभी ऐसा है कि मीडिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल नहीं पाता है, थोड़ा प्रेशर है। पहले के टाइम पे इतना प्रॉब्लम नहीं था, और ओपनली गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया जाता न्यूज़ चैनल पे। तब न्यूज़ चैनल देखने का कुछ सेंस बनता था, आज तो सेंस है ही नहीं। मैं तो लास्ट 5-7 साल से न्यूज़ चैनल देखने बंद कर दिया, क्योंकि न्यूज़ चैनल पे ना लिमिटेड टॉपिक बचे उनके पास, या तो वो रिलीजन वाला चल रहा होता है, या पाकिस्तान वाला चल रहा होता है, या फिर मंदिर मस्जिद वाला चल रहा होता है, और कुछ है ही नहीं उनके पास। कभी भी वो प्रॉब्लम्स पे बात ही नहीं करेंगे कि यार अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, इन्फ्लेशन इतना हो गया है, उस पर कोई बात नहीं हो रही। रेलवे का एक्सीडेंट हो गया तो सेफ नहीं, उस पर नहीं बात होगी, फालतू मैटर निकाल के बैठ जाएंगे।
लेकिन पहले के टाइम पे ना जर्नलिस्ट भी आरटीआई फाइल करके गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। एक मुझे टॉपिक ध्यान में है, पार्लियामेंट में जो मेंबर्स है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके लिए ना कुछ रिजर्वेशन होता है और उनको बहुत सारे परक्यूजिट्स और फैसिलिटी मिलती है। आप सोचो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो बेनिफिट्स है, आप गूगल करके पढ़ोगे ना, आप सोचोगे कि यार इतनी फैसिलिटी मिलती है, इसलिए ये लोग लड़ भिड़ के कुछ भी करके टिकट के पीछे भागते हैं कि एक बार एमपी बन जाओ, लाइफ सेट हो जाती है। अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पेट्रोल फ्री, मोबाइल बिल फ्री, रेलवे में जाओ तो कंसेशन, फ्लाइट में जाओ तो डिस्काउंट, बच्चों की स्कूल की पढ़ाई फ्री, इतने बेनिफिट्स हैं। वो देख के लगता है कि यार ये समाज सेवक है कि खुद की सेवा करवा रहे हैं हमसे। और जो सैलरी लेते हैं वो अलग, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सैलरी जो है वो 1.5-2 लाख रुपए तक चली जाती है मंथली, और उसके बाद उसको परक्यूजिट मिलते हैं इतने सारे, हर चीज़ फ्री मिलती है पूरे साल का। तब के टाइम में मैं न्यूज़ में देख रहा था, पूरे साल का 4,000 किलोमीटर पेट्रोल फ्री, या मंथली था, मंथली 4,000 किलोमीटर का पेट्रोल का खर्चा फ्री। अगर फ्लाइट में ट्रैवल करते हैं बिजनेस क्लास में तो 50% डिस्काउंट, इकोनॉमी में कुछ और डिस्काउंट, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं फर्स्ट एसी में तो डिस्काउंट, सेकेंड एसी थर्ड एसी में ट्रैवल करते हैं तो 70% डिस्काउंट। इस तरीके की चीज़ें हैं। बच्चों की स्कूल की पढ़ाई जो है वो सरकार की तरफ से। अच्छा, अभी बीच में मैटर चल रहा था, एमपी रिटायर होते हैं तो उनकी पेंशन भी आती है, और पेंशन में भी 50-60 हज़ार रुपये महीने से ऊपर वो लोग क्लेम कर रहे हैं। तो बोला यार इतनी पेंशन तो तुम आर्मी वाले को नहीं देते हो जितनी पार्लियामेंट के मेंबर खुद अपने लिए रख रहे हैं, तो ये कहाँ तक सही है। अब बीच में अगर थोड़ा बहुत आपको ध्यान हो, मोदी जी जब प्राइम मिनिस्टर बने थे तो उन्होंने बोला था सब्सिडी आप क्विट कर दो। एक एलपीजी सिलेंडर आता है ना अपना, जो गैस का सिलेंडर, उसके ऊपर सब्सिडी मिलती है। तो तब उन्होंने ऐसा बोला कि यार आप मिडिल क्लास लोग जो सब्सिडी के बिना भी आराम से मैनेज कर सकते हो, 200-300-400 रुपये सब्सिडी होती है, आप मत क्लेम करो, वो सब्सिडी किसी गरीब को काम आएगी। तो बहुत सारे लोगों ने इमोशनल होकर सब्सिडी क्विट कर दी। बोले ठीक है यार, महीने का 200-400 में क्या फर्क पड़ता है, वैसा चल रहा था। तो सामने ना न्यूज़ चैनल वालों ने आरटीआई फाइल की, बोले पार्लियामेंट के अंदर ना कैंटीन है मेंबर्स के खाने पीने के लिए, बोले वो कैंटीन में फूड सब्सिडी है। अब वो फूड सब्सिडी का मतलब उसका पूरा मेन्यू कार्ड आया था तब। आप बिलीव नहीं करोगे 2015-16 में क्या रेट पे वहाँ खाना मिल रहा था। वेज थाली 25 रुपये में, हाँ, पार्लियामेंट के कैंटीन में। और ए ग्रेड का खाना, मतलब वो क्वालिटी की सब्जी आप दुकान से खरीदोगे आपको नहीं मिलेगी। इतनी प्योर क्वालिटी की सब्जियाँ, मसाले, ये वो, और पूरी थाली वेज थाली। आज अपन वेज थाली खाने रेस्टोरेंट में जाते हैं 350 रुपये की है, वो थाली उनको वहाँ मिल रही है 25 रुपये में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को और उनकी फैमिली वालों को, पार्लियामेंट के कैंटीन में सब्सिडी है उसके ऊपर। अब उन्होंने ये आरटीआई फाइल की कि एक वेज थाली आप इतने की बेच रहे हो वहाँ पे, और उसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है, सब्जी दाल चावल जो यूज़ हो रहा है ना, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो बोला जो सब्जी दाल चावल यूज़ हो रहा है ना, उसकी कॉस्ट 70-80 रुपये से नीचे नहीं है, और आप उसको बेच रहे हो 25 रुपये में। इसका मतलब ये है कि देश का नागरिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का खाना भी स्पॉन्सर कर रहा है। आप 200 रुपये दे के खाना नहीं खा सकते हो, 20 रुपये में क्यों खा रहे हो। तो पूरा मेन्यू आया था कि इतने में ये 2 रुपये 5 रुपये 10 रुपये में खाना मिल रहा है वहाँ पे। उनको क्या जरूरत है, इसकी सैलरी 2 लाख रुपये महीना है, वो एक टाइम का खाना खाने का 250 रुपये नहीं दे सकता। तो वो मैटर आया वहाँ पे कि भाई पब्लिक को बोलते हो एलपीजी सिलेंडर की सब्सिडी क्विट कर दो, और तुम्हारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फ्री में खाना खा रहे हैं, तो वो भी सब्सिडी क्विट कराओ पहले। तो फिर उनकी वो सब्सिडी बाद में बंद की बिकॉज ऑफ मीडिया प्रेशर, क्योंकि आरटीआई फाइल हो गई। तो आरटीआई का पावर ये है कि सरकारी फ्रॉड्स, सरकारी गलतियाँ और इस तरीके का जो डबल स्टैंडर्ड है वो सामने आ जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस एक्ट की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है वैसा है। और सारा काम 10 रुपये में हो रहा है। 10 रुपये में आप सरकार को जितना चाहो परेशान कर सकते हो, उन्होंने अगर कुछ फ्रॉड या गड़बड़ी की है तो, ठीक है, वो पॉइंट है। तो ये प्रोसीजर वाला पार्ट क्लियर हुआ। सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने के, भाई नॉर्मली 30 दिन में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, इमरजेंसी है तो 48 आवर्स में मांग सकते हो, असिस्टेंट पीआईओ के थ्रू जाओगे तो 5 दिन बढ़ जाएंगे, कैलकुलेशन में जो टाइम लगता है वो अलग से है, और थर्ड पार्टी के थ्रू जाओगे तो और 10 दिन ऐड हो जाएंगे। 30 दिन में जवाब नहीं आया तो इम्प्लाइड है कि उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो ये सब पॉइंट्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। यही आंसर रिपीट किया है, बहुत अच्छी बात है। क्या रिपीटेशन है तो अपने को तो वापस पढ़ना नहीं। अब ये आंसर अगर आप पढ़ोगे, उसके पहले वाला आंसर पढ़ोगे, पूरा सेम, 2 बार दे दिया था मॉड्यूल में, मैंने भी रखा है, ठीक है, क्या फर्क पड़ रहा है देख लो। वही 30 डेज, वही 48 आवर्स, मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। कैलकुलेशन वाला पार्ट, डीम्ड रिफ्यूजल, सब सेम, पूरा आंसर ही सेम है, कोई फर्क नहीं है। फीस कैलकुलेशन के लिए कोई लिमिट है जैसे? नहीं, वो नहीं है, वो डिपेंडिंग सब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि क्या इन्फॉर्मेशन मांगी है तो उस पर डिपेंड करेगा कि उसको कैलकुलेट करने में कितना टाइम लग सकता है। तो अनरीजनेबल टाइम लग रहा है आपको, बहुत दिन हो गए यार, अपील कर सकते हो, वो ऑप्शन है, बट टाइम लिमिट फिक्स नहीं कर सकते। इतने मैटर होता है कि इतने टाइम लिमिट फिक्स करोगे, पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट अगला आंसर जो है वो काफी अच्छा आंसर, ये पूरा एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, जो टॉपिक आया एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर। देखो आरटीआई में आप जो चाहे पूछ लोगे, ऐसा भी नहीं हो सकता है। सरकार को भी उसमें कुछ बेनिफिट्स या राइट्स मिलने चाहिए कि यार सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते, वो भी ठीक नहीं है।
ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम डिस्क्लोजर, मतलब आरटीआई फाइल करोगे तो गवर्नमेंट रिजेक्ट कर देगी, भाई ये डेटा नहीं प्रोवाइड कर सकते, उसके रीजंस क्या है वो देख लेते हैं। ये पूरा एक आंसर हो गया, जितने पॉइंट्स है आराम से 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी बन सकता है, हाफ मार्क का एक पॉइंट, 7 to 8 पॉइंट्स है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, वैसा हो सकता है। पहला पॉइंट देख लो, वेयर डिस्क्लोजर प्रेजुडिशियली अफेक्ट्स द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन जो पब्लिक करने से इंडिया की इंडिपेंडेंस, सोवरेनिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, हमारा देश आज़ाद है, कोई हम पे रूल नहीं कर सकता, और दूसरा इंटीग्रिटी का मतलब है यूनिटी, एकता और अखंडता, ऐसे बोलते हैं हिंदी में, एकता मतलब इंटीग्रिटी, अखंडता मतलब सोवरेनिटी, कि हम पे कोई राज नहीं कर सकता। ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जो डिस्क्लोज करने से ये प्रॉब्लम आता हो तो वो प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब एग्जांपल ले लेते हैं, ऐसा क्या हो सकता है, बहुत बार रिलीजियस मैटर्स हो जाते हैं, दंगे फसाद हो जाते हैं जो कास्ट पे, रिलीजन पे डिपेंड करते हैं। अब क्या होगा ना, ऐसा कुछ इंसिडेंट हो गया जो नहीं होना चाहिए था, अब लोग क्या करते हैं, अपना अपना फ़ायदा देखते हैं। किसी ने आरटीआई फाइल कर दी कि भाई ये जो दंगा हो गया इस जगह पे, इसमें कितने हिंदू थे, कितने मुस्लिम थे, क्या था क्या नहीं था, कितने हिंदुओं को नुकसान हुआ, कितने मुस्लिमों को नुकसान हुआ, एटसेट्रा, इस टाइप की इन्फॉर्मेशन मांग ली, और बोला कितने लोग हॉस्पिटलाइज हुए, कितनों की डेथ हुई, हमें कास्ट वाइज डिटेल्स चाहिए। तो अब ये डिटेल दे तो देंगे, फिर पता है क्या होगा, जो ये डिटेल मांगेगा वो इसका मिसयूज करेगा, देखो हमारे वाले ज़्यादा थे, कोई भी एक साइड, हमारे वाले ज़्यादा लोग मरे, इनके कम मरे, देखो हमको नुकसान हुआ, अब हमें इसका बदला लेना पड़ेगा। अब सोचो मैटर कहाँ जाएगा, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है समाज में, नहीं देंगे, ना बोल देंगे कि भाई ये तो सेफ नहीं है, और कुछ दंगे फसाद हो गए तो कौन जिम्मेदारी लेगा, तो वो रीज़न देके डिनाई कर देंगे। तो दिस इज वन ऑफ द पॉइंट जहाँ पे डिस्क्लोजर एग्जेम्प्टेड रहेगा, ये ध्यान रखना। दूसरा, ऐसी इन्फॉर्मेशन जो स्पेसिफिकली कोर्ट ने ना बोला है कि मत देना। बहुत बार ना कोर्ट में जो केस चल रहा होता है, जैसे कोई भी कोर्ट में, लोकल कोर्ट में केस चल रहा है, आप एज एन ऑडियंस जाके वहाँ बैठ सकते हो, कोर्ट में पीछे बेंचेस पे, और बैठ के सुन सकते हो पूरा केस। मूवीज में देखते हो ना, केस चल रहा होता है, पब्लिक बैठी होती है, फिर अपना हीरो डायलॉग मारता है, तालियां बजा रही होती है, फिर जज बोलता है ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट है, मजाक नहीं चल रहा है, वो चलता है, पब्लिक बैठी होती है। आप एज अ लॉ स्टूडेंट, एज अ जर्नलिस्ट, एज अ सोशल एक्टिविस्ट, फॉर नॉलेज पर्पज आप कोर्ट में जाके बैठ के केस सुन सकते हो, अपने नॉलेज के लिए भी सुन सकते हो, कोई मना नहीं करता है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि मैटर थोड़ा सेंसिटिव होता है, कि यार ये केस में ना हम पब्लिक को नहीं अलाउ कर सकते, क्योंकि कोई भी मैटर हो सकता है, कोई फीमेल के बारे में हो सकता है, कोई रिलीजन के बारे में हो सकता है, कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है, कोई पब्लिक फिगर के बारे में हो सकता है कि उसकी इंप्रेशन का क्या होगा एंड एवरीथिंग। तो ऐसी जो मीटिंग्स होती है वो प्राइवेट होती है, कि बोले कोर्ट हियरिंग में केस से जुड़े हुए लोग ही बैठेंगे, क्लोज्ड रूम के अंदर पूरा डिस्कशन होगा, बाकी लोगों को अलाउ नहीं करेंगे। अब वो जब मैटर चल रहा है तो उसमें जो भी डिस्क्लोजर्स होते हैं, कोर्ट स्पेसिफिक ही ऑर्डर देता है कि ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, सिर्फ जजमेंट बाहर जाएगा, लेकिन ये जो अभी यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, जो डिटेलिंग हो रही है, सारी हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इससे मैसेज गलत जाएगा, ये ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। कोर्ट ने स्पेसिफिक ये चीज़ राइटिंग में लिख के दी है कि ये मैटर इस डॉक्यूमेंट और इस रूम के बाहर नहीं जाना चाहिए, और फिर किसी ने आरटीआई फाइल की और आरटीआई में वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो गई, चलेगा ऐसा? कोर्ट बोलेगा यार हमने स्पेसिफिक बोला था कि सेंसिटिव मैटर है, इसकी डिटेल नहीं देनी है, आपने आरटीआई में दे दी। तो कोर्ट या ट्रिब्यूनल अगर मना करता है स्पेसिफिक, तो वो इन्फॉर्मेशन का डिस्क्लोजर नहीं हो सकता। अगर कर दिया, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। ये वर्ड कभी सुना है आपने, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट? कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब है कोर्ट के ऑर्डर्स को डिसरिस्पेक्ट करना, फॉलो ना करना। मूवीज में, सीरीज में बहुत बार बोलते हैं कि दिस विल बी ट्रीटेड एज अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। वो जज ऑर्डर ऑर्डर करता रहता है, अपना हीरो जो है वो लड़ाई झगड़ा तोड़फोड़ कर रहा है कोर्ट के अंदर, चलेगा ऐसे? डिसरिस्पेक्ट हो गया ना, कोर्ट ने बोला ऑर्डर ऑर्डर, चुप रहो, फिर भी आप बोले जा रहे हो, तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का चार्ज लगा देते हैं, इसमें फाइन भी लग सकता है, जेल भी जाना पड़ सकता है, तो मैटर काफी सीरियस हो जाता है। वैसे जज की डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए। आजकल तो यूट्यूब पे लाइव हियरिंग भी चलती है, हाई कोर्ट की हियरिंग यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट करते हैं वो लोग बहुत सारे केसेस में, तो जजेस और लॉयर्स की क्या आर्ग्यूमेंट हो रही है आप नॉलेज के लिए भी सुन सकते हो। बीच में कोविड के टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया था, वर्चुअली आप कोर्ट अटेंड कर सकते हो, अभी भी शायद चलता होगा। गुजरात हाई कोर्ट का तो यूट्यूब पे चैनल है, उस पर लाइव वो लोग बताते हैं। अब उसमें जजेस का भी जो बात करने का तरीका है ना, बड़े गुस्से में होते हैं, बड़े बड़े लॉयर को। हाँ, उसमें भी हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी कोलकाता में, जो वो रेप और मर्डर वाला मैटर हुआ, जो नर्स थी हॉस्पिटल में, तो जब उसकी हियरिंग चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, तो वो भी लाइव दिखाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की पूरी बेंच थी, उसमें जो भी लॉयर्स के पूरे 2 ग्रुप्स थे, वो लोग आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। तो जज का आपने बात करने का तरीका देखा, बड़े से बड़े लॉयर को 2 मिनट में साइड पे बिठा देते हैं, बोले ये नहीं चलेगा, आप ऐसे बात नहीं कर सकते, ऐसा वैसा, दे आर सो स्ट्रिक्ट कि वो किसी की सुनेंगे नहीं। और थोड़ा क्या होता है ना, इतना वर्क बर्डन भी है, फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं, बिकॉज इंडिया में जजेस का नंबर है 21,000, ओनली 21,000 जजेस इन इंडिया टोटल, सारे कोर्ट मिला के। और केसेस कितने पेंडिंग है पता है? 4 करोड़।
आप पर जज डिवाइड करो कितने केस आते हैं, और एक केस सॉल्व करने में एक जज को कितने दिन या महीने लगते हैं। पूरी लाइफ टाइम काम करता रहेगा ना, अपने हिस्से के केसेस खत्म नहीं कर पाएगा। ये प्रॉब्लम है, जजेस बहुत कम है और पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा और डेली बढ़ते जा रहे हैं। केस फाइल करने में क्या है, केस फाइल तो अभी जाके कर लो, फैसला कितने महीनों में होगा वो आप सोच लेना, साल में भी हो सकता है। रीजन इज डिमांड सप्लाई का शॉर्टेज, वो एक प्रॉब्लम है। तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बहुत सीरियस मैटर होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, where the disclosure would cause a breach of privilege of parliament or the state legislature। पार्लियामेंट, अभी इसका एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। जैसे बीच में मैटर हुआ था राहुल गांधी का, थोड़े टाइम पहले राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में अदानी और मोदी जी के ऊपर बहुत एलिगेशन लगाए। वो हिंडनबर्ग वाली रिपोर्ट आई थी ना, तो राहुल गांधी ने पूरी एक स्पीच दी पार्लियामेंट में कि भाई अदानी अंबानी मोदी जी की दोस्ती है, और फोटो वोटो दिखाए। अब क्या होता है, पार्लियामेंट के कुछ रूल्स होते हैं, आप किसी पर्सन की या किसी भी इंसान की फोटो नहीं दिखा सकते, जैसे फोटो लेके आगे वो सब नहीं कर सकते, और पर्सनल नाम लेके भी ब्लेम नहीं कर सकते, ऐसे कुछ उनके वर्किंग रूल्स होते हैं। तो भी राहुल गांधी ने सुना नहीं, बोले नहीं ये तो गलत बात है, अदानी को सपोर्ट कर रहे हैं, सारे एयरपोर्ट उसको दे दिए, हिंडनबर्ग में नाम आ रहा है कि फ्रॉड हो रहा है, तो पैसा वो स्पॉन्सर करता है, इलेक्शन मोदी जी जीत जाते हैं, ये सब मिली भगत चल रही, गलत बात है, ऐसा उन्होंने बहुत बोला। और 10-15 मिनट की स्पीच दी। स्पीकर ने बोला कि आप कुछ चीज़ें अगेंस्ट द रूल्स कर रहे हो, बोले नहीं मैं तो बोलूंगा, और काफ़ी अच्छा प्रिपेयर करके आए थे वो, उन्होंने बहुत सारे पॉइंट्स बोले और फैक्ट्स के ऊपर बात की। वो रैंडमली ऐसा नहीं कि वो कोई ऐसा फनी सा बयान दे दिया फिर जोक बना रहे, ऐसा कुछ नहीं, बहुत जेन्युइनली बात की। बट पार्लियामेंट में उस चीज़ को बहुत अपोज किया गया। अब क्या होता है, पार्लियामेंट में जो आप बोल रहे हो उसका रिकॉर्डिंग हो रहा होता है, ठीक है ना, दूरदर्शन चैनल है अपना, उस पर आता है लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, हाँ संसद टीवी, उस पर लाइव दिखाता है। तो वो ऑन रिकॉर्ड जाता है कि तब इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ये बोला था। तो 10 साल बाद भी अगर वो डेटा आर्काइव्स निकाल के देखोगे ना, तो उसके अंदर से आपको रिकॉर्ड्स मिलेंगे ऑन पेपर। तो ये जब मैटर हुआ, ये पूरी स्पीच उन्होंने दी, तो उसके बाद जो पार्लियामेंट के स्पीकर होते हैं, हु इज द लीडर ऑफ द हाउस, उन्होंने ये बोला कि भाई ये चीज़ ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी। ऑन रिकॉर्ड नहीं जाएगी मतलब हम इस चीज़ को नोट डाउन नहीं कर रहे, तो ये हिस्ट्री में कभी हुआ ही नहीं है। तो ना हम इसको पेपर पे लिख रहे हैं, ना इसकी रिकॉर्डिंग को हम ऑफिशियली स्टोर करेंगे। 10 साल बाद कोई पूछेगा राहुल गांधी ने ऐसी कोई स्पीच दी थी, तो यूट्यूब पे मिल जाएगी, लेकिन ओरिजिनल उनके फॉर्मल आर्काइव्स या स्टोरेज में नहीं मिलेगी, बिकॉज हम इसको लीगली ऑन रिकॉर्ड नोट नहीं कर रहे। जैसे मीटिंग में मिनट्स में लिखते हैं ना कि क्या क्या डिस्कस हुआ, उसमें हम नहीं लिख रहे, ये वैसी बात हो गई। तो पार्लियामेंट ने बोला कि ये बात पार्लियामेंट से बाहर भी नहीं जाएगी, ऑन रिकॉर्ड भी नहीं रहेगी, और हम इसको लाइव टेलीकास्ट भी नहीं करेंगे। तो जब उन्होंने ऐसा बोल दिया है, उसके बाद आरटीआई करके आप वही इन्फॉर्मेशन निकाल लो तो गलत हो गया ना। तो पार्लियामेंट के पास भी ऐसे कुछ राइट्स होते हैं कि सेंसिटिव मैटर्स को वो लोग पार्लियामेंट के बाहर नहीं लेके जाएंगे, सेम जैसे कोर्ट में था वैसा हो सकता है। तो ये भी एक एग्जेम्पशन वाली बात होगी। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेटेड टू कमर्शियल कॉन्फिडेंस, या इसको बोलते हैं ट्रेड सीक्रेट्स, या बोलेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये वर्ड सुना है आपने कुछ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कहीं पे कुछ पढ़ा हो, EET लेवल पे कहीं पे कुछ आया हो। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स IPR बोलते हैं, कुछ ध्यान आ रहा है तो देखो, मैं एग्जांपल दूंगा तुरंत याद आ जाएगा, बट उसके पहले ध्यान आता है। अब मैं कुछ वर्ड्स बोलता हूँ, पेटेंट, कॉपीराइट, हाँ ट्रेडमार्क, ये वर्ड सुने आपने। इनको इन जनरल बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि फिजिकल नहीं है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वैसा है, ठीक है। तो पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट को इन जनरल IPR बोला जाता है, उसी की कैटेगरी है। अब पेटेंट अपने लेते हैं तो कोई साइंटिफिक इनोवेशन, कोई टेक्नोलॉजी, कोई मेडिसिनल फॉर्मूला, उसको पेटेंट करवाते हैं। पेटेंट करवाने का मतलब कि ये मेरा इनोवेशन है, मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, ये फॉर्मूला मुझे बिना पूछे कोई यूज करेगा तो इलीगल है, ये होता है। कॉपीराइट होता है वो क्रिएटिव कामों में होता है, म्यूजिक है, राइटिंग है, कुछ डायलॉग्स लिखे आपने, कोई कैरेक्टर्स डिफाइन किए, सॉन्ग बना दिया, ट्यून बना दी, गाना लिख दिया, तो ये सब चीज़ों को आप कंटेंट को कॉपीराइट करवा सकते हो कि कोई इसको सेम टू सेम रिपीट करके पैसे ना कमा ले। और ट्रेडमार्क होता है बिजनेस नेम, अब भाई मेरा क्लास का नाम रखा है मैंने, जैसे ये है, दिस इज अ ट्रेडमार्क, मैं इसको अगर ट्रेडमार्क करवा लूँ, रजिस्टर करा लूँ, तो ऐसा सेम लोगो कोई और कॉपी नहीं कर सकता। जो मैंने क्लास का नाम रखा है, ये फॉन्ट स्टाइल, ये टैग लाइन, ये चीज़ मैं अगर रजिस्टर करा लेता हूँ तो फिर इसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता, मेरी ब्रांड वैल्यू यूज़ नहीं कर सकता, करेगा तो मैं उसके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, वैसी चीज़ है। तो इन सबको हम क्या बोलेंगे, दिस इज इन जनरल कॉल्ड IPR। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको पता चल रहा है किसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, ठीक है। जैसे फॉर इंस्टेंस कोका कोला, आपने केस कहीं सुना भी होगा, कोका कोला बनती कैसे है, उसका कोई फॉर्मूला पता है किसी को, कैसे बनाते हैं, उसके बॉटल पे लिखा होता है ऐसे ऐसे करके बना लो, यूट्यूब पे अवेलेबल है, हाउ टू प्रोड्यूस कोका कोला एट होम इन 5 मिनट्स, ऐसा कोई वीडियो है अवेलेबल।
नहीं है। क्यों ऐसा? कोका कोला के बारे में आपने सोशल मीडिया में देखा भी होगा कि उसकी जो रेसिपी है वो वर्ल्ड में कुछ 2-3 लोगों को ही पता है, और कोका कोला ने वो ट्रेड सीक्रेट इतने साल से मेंटेन किया है। कोका कोला इज मोर देन 150 ईयर ओल्ड प्रोडक्ट। और कोका कोला बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो एक्चुअली दवाई थी पहले, आप सर्च कर लेना, दवाई, मेडिसिन, माइग्रेन और हेडेक की मेडिसिन थी। 1868 में कोई जॉन समथिंग नाम है उसके फाउंडर का, जिसने कोक जो है वो शुरू की थी, और यूएस में उसके लोकल स्टोर पे एज अ माइग्रेन और हेडेक की मेडिसिन के तौर पे उसने वो बॉटल में बेचना शुरू किया था। जैसे आप कॉफ सिरप पीते हो ना, वैसे उसने वैसे शुरू किया था। लोगों ने उस चीज़ को रेगुलर हैबिट बना दिया, एज अ बेवरेज पीना शुरू कर दिया। तो वो उसको भी नहीं पता था कि ऐसा होगा, तो दवाई बनाई थी। बोले यार ये तो कुछ ज़्यादा ही डिमांड में है, तो ज़रा हेडेक हो रहा है, लोग इसको कोल्ड ड्रिंक बेवरेज की तरह पी रहे हैं, और सेल बढ़ती जा रही थी। तो फिर उसने क्या किया, उसका मेडिसिनल कंपोनेंट कम कर दिया, हटा दिया, और उसको एक बेवरेज की तरह बनाना शुरू कर दिया। और वहाँ से वो चीज़ जो है वो एक कोल्ड ड्रिंक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, और आज देख लो वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रांड हो गया। तो बनाने वाले ने खुद नहीं सोचा था कि डिमांड कैसी आ जाएगी। वो बेचारा घर पे वो बॉटल में भर भर के ना, कांच की बॉटल में छोटी छोटी अपनी दुकान में बेच रहा था, हेडेक के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से। और वो आज देखो क्या ब्रांड बन गया वैसा है। अब उसको बनाने का जो तरीका है वो उसने सीक्रेट रखा, नहीं तो फिर कॉपी हो जाता है। अब कोका कोला का कंपटीशन कहाँ है वर्ल्ड में? नहीं है। अच्छा, कोका कोला के सामने थम्स अप है, पेप्सी है, लेकिन टेस्ट में फर्क है या सेम है? आपको क्या लगता है? फर्क पता चलता है? ये कोका कोला है, पेप्सी है, थम्स अप है। मेजोरिटी लोगों को नहीं पता चलता। कुछ लोगों को पता चलता है कि यार पेप्सी थोड़ी पावर कम आता है, थम्स अप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आती है, कोका कोला का एक अलग टेस्ट है, और एक्चुअली टेस्ट में फर्क है। अब पेप्सी और कोक पियोगे तो आपको थोड़ा बहुत फ्लेवर में डिफरेंस पता चलेगा, साथ में पियोगे तो मालूम पड़ेगा। बट ग्लास में भर के कोई दे दे और पी के टेस्ट करके बता दो, वो डिफिकल्ट है, वो सबसे नहीं होगा। बट टेस्ट वेरिएशन रखा है उन्होंने। कोका कोला ने अपना वो रेसिपी आज तक 150 साल से सीक्रेट रखा है कि भाई कोई कॉपी ना कर पाए। तो कुछ 2-3 लोगों को पता है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेट होता है उसका फॉर्मूला क्या है। अच्छा, उसको फिर वो सोडा में बॉटलिंग करके भरते हैं, तो कॉन्सेंट्रेट अलग जगह बनता है, बॉटलिंग अलग जगह होती है, डिस्पैचिंग अलग जगह होती है, तो उन्होंने वैसे मेंटेन किया हुआ है। नाउ दिस इज अ रियल, बोलते हैं ना, केस स्टडी, कि वर्ल्ड के हार्डली ऐसा कोई कंट्री है जहाँ कोका कोला नहीं बिकता है, लेकिन फिर भी उसकी रेसिपी आज तक लीक नहीं हुई है। तो वो ट्रेड सीक्रेट उन्होंने मेंटेन करके रखा है। अब सपोज इंडिया में उन्होंने पेटेंट फाइल कर रखा है, कॉपीराइट फाइल या ट्रेडमार्क ले रखा है, और आपने आरटीआई फाइल करके सरकार से पूछ लिया, बोले कोका कोला का फॉर्मूला बताओ ना कैसे बनती है। आपको तो पता होगा कि ये फूड सेफ्टी लाइसेंस दिया है, तो इंग्रेडिएंट्स तो चेक किए होंगे ना, तो हमें बता दो कि कोका कोला बनती कैसे, हम भी बना लेंगे। और इंडिया में बहुत रिस्की है, अगर ओरिजिनल का फॉर्मूला लीक हो गया तो ओरिजिनल से पहले डुप्लीकेट बन जाती है। अपने यहाँ पे टैलेंटेड लोग बहुत है, आप आइडिया दो। हाँ, बिस्लेरी देखिए आपने, बिस्लेरी के सारे अल्फाबेट्स इधर उधर करके ना 10 ब्रांड बना रखे हैं। बिस्लेरी वाला खुद परेशान है, मेरे को लगता है उसका ओनर रास्ते पे जाता होगा तो उसको भी डुप्लीकेट बॉटल ही मिलती होगी, ओरिजिनल कम मिलती है, डुप्लीकेट ज्यादा बिकती है। अच्छा, स्टिकर का कलर भी वही यूज करते हैं, खाली अल्फाबेट इधर उधर। तो एक बात तो ध्यान जाता है, बोले असली है नकली है, ठीक है, बिल्सेरी है कि बिस्लेरी पता नहीं चल रहा है, अल्फाबेट इधर उधर कर दिए। अब ये भी बड़ा पंगा है कि भाई कॉपी बेच रहे हैं, क्या करेंगे, पानी तो है, कोई भी पैक करके बेच सकता है किसी भी नाम से, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोका कोला ने ये ट्रेड सीक्रेट जो है मेंटेन कर रखा है। आप आरटीआई में मांग लोगे, कैसे हो सकता है? तो ऐसी इन्फॉर्मेशन तो गवर्नमेंट देगी नहीं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एग्जेम्प्टेड। वैसे बिस्लेरी वाला तो बेचारा बीच में इतना परेशान हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे। आपने टीवी पे शायद अगर देखा हो तो बिस्लेरी के पास ये मैटर गया कि यार डुप्लीकेसी हो रही है, ऐसा तो नहीं उनको पता नहीं होगा, पता होगा, आपसे ज़्यादा पता हो कितने डुप्लीकेट ब्रांड बन के बिक रहे हैं। दे हैव अ चॉइस। अपने सोचते भी ना, ये लोग केस क्यों नहीं फाइल करते, सेम कलर यूज कर रहे हैं, सेम नाम यूज कर रहे हैं, तो ये तो चोरी वाला केस हो गया, मतलब डुप्लीकेसी हो गई ना। तो बिस्लेरी वाला एक्शन क्यों नहीं लेता है? उसके पास चॉइस है, या तो वो हर बॉटलर के ऊपर केस फाइल करे जो भी डुप्लीकेट बना के बेच रहा है। बट ये लोग ना बहुत छोटे छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। अब अपने यहाँ सूरत में बॉटलिंग प्लांट होगा किसी का, छोटी सी जगह होती है, पानी वानी भर के पैक करके बेच रहे हैं। अब वो दिन की कितनी बॉटल बेच लेता होगा, कुछ हज़ार में बेचता होगा शायद, बहुत छोटे लेवल पे काम कर रहा होगा। बट ऐसा एक नहीं है, पूरे इंडिया में ऐसे लाखों हैं जो डुप्लीकेसी कर रहे हैं। बिहार में कोई अलग होगा, उत्तर प्रदेश में कोई अलग होगा, महाराष्ट्र में अलग होगा, उसमें भी सिटी सिटी में अलग अलग लोकल बॉटलर्स होंगे। तो अगर बिस्लेरी वाला सब पे अलग अलग केस फाइल करने जाएगा तो पता नहीं कितने हज़ार लोगों पे उसको केस करना पड़ेगा, और छोटे छोटे लोगों पे तो उसका लीगल खर्चा नहीं होगा, और हर केस में बिस्लेरी वाले को तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो सोचो उसका कॉस्ट कितना लग जाएगा। उन लोगों ने ये सोचा कि हम इन पे केस फाइल करके इनको रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि हम एक कंपनी है, ये हजारों लोग हैं पूरे इंडिया में, कहाँ छोटे छोटे बॉटलर को ढूंढते फिरेंगे, कौन सी गली में कहाँ दुकान है इसकी, कहाँ प्लांट लगा रखा है, पॉसिबल नहीं। एक काम करते हैं, पब्लिक को टारगेट करते हैं, लोगों के माइंड में, बायर के माइंड में कंसेप्शन, मतलब परसेप्शन बनाते हैं कि डुप्लीकेट पानी क्यों पीते हो, ठीक है, असली असली जो क्वालिटी है वो पियो,
ये डुप्लीकेट वाला मत पियो, आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो बिस्लेरी वाले ने बीच में टीवी पे ऐड देनी शुरू की थी कि बोले हमारा जो बिस्लेरी का पानी है वो क्वालिटी चेक के थ्रू टेस्ट होके पास होता है, एक्चुअल मिनरल वाटर है, इसके अंदर मिनरल्स एडेड है, और बोले 110 या 114 क्वालिटी चेक्स के बाद हमने ये बिस्लेरी बनाई है, तो आप ओरिजिनल पियो जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है, डुप्लीकेसी को अवॉइड करो, ऐसा उन्होंने टीवी पे ऐड दे दिया। बट पॉइंट ये है कि क्या आपको फर्क पड़ता है इस बात से? आप दुकान में पानी की बोतल खरीदने जाते हो तो डू यू केयर कि मुझे ओरिजिनल बिस्लेरी ही चाहिए? बोलो, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी कंपनी की पानी की बोतल अपने पी लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? 20 रुपए देने हैं, पानी की बोतल लेनी है, और वो बिस्लेरी हो या बिल्सेरी हो या कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता है। पैक बोतल है तो वैसे भी लगता है कि सेफ ही होगा। और पानी में क्या क्वालिटी चेक, ठीक है, वैसे तो मटके का पानी पी लेते हैं, नल का पानी पी लेते हैं, तो 115 क्वालिटी चेक तूने की है नहीं की, हम देखने गए और उससे पानी की क्वालिटी और हमारी हेल्थ पे कोई खास फर्क पड़ नहीं रहा। तो वो लोग अपने एंड से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नो डाउट उसका इतना इम्पैक्ट नहीं हो रहा है, वैसी बात हो गई, ठीक है। और गेम मार्जिन का भी है। 20 रुपए की बोतल है, जो बेच रहा है दुकानदार, उसको बिस्लेरी पड़ रही है 15 रुपए की, 12 रुपए की, लेकिन जो लोकल बॉटलर है वो उसको बॉटल देता है 8 रुपए की। समझ आ रहा है? अब दुकान वाला सोचेगा ना, मैं क्या पानी क्वालिटी पे जाऊँ, मेरे को एक बॉटल पे 12 रुपए मिल रहा है, मैं तो वही बेचूंगा, बिस्लेरी वाला मेरे को से 6 रुपए देता है, मैं क्यों बेचूंगा? दुकान वाला भी ओरिजिनल ना रख के डुप्लीकेट रखता है, क्योंकि खरीदने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा, बेचने वाले को फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क सिर्फ बिस्लेरी को पड़ रहा है। समझ आ रहा है? तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल वैसी बात। तो बोला कि ऐसी चीज़ें जो कमर्शियल कॉन्फिडेंस की हैं या ट्रेड सीक्रेट की है, आरटीआई में प्रोवाइड नहीं कर सकते। बहुत सारी फैक्ट्रीज भी हैं ऐसी जो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखती है। हम लोग ना सीए की ऑडिटिंग करने जाते थे, तो अपने सूरत में सचिन में एक फैक्ट्री थी जो प्लास्टिक्स के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, चेयर्स और ये सब का मैन्युफैक्चरिंग था। उनका जो प्रोसेस है बनाने का वो पेटेंटेड था। अब उनकी फैक्ट्री उन्होंने ऐसे बना के रखी है कि उस फैक्ट्री में अंदर जाना किसी को अलाउड ही नहीं है, सिर्फ जो लोग अंदर काम करते हैं, जिनके पास आईडी कार्ड है, वही जा सकते हैं। अब हम लोग जब ऑडिट के लिए गए तो हम तो अकाउंटिंग टीम वाले, हमको क्या लेना देना उनके प्रोसेस से। बट हम एज ए स्टूडेंट, जैसे आपकी एज में तो हम लोग जाते थे, तो हम उनको बोलते थे हमको बताओ तो सही फैक्ट्री कैसी होती है, कैसे काम चलता है, नॉलेज के लिए। तो हम टेक्सटाइल वाले यूनिट में जाते थे या कहीं पे भी जाते थे, तो डाइंग मिल में जाते थे, हमको पूरा प्रोसेस बताते थे कि देखो ये ऐसे होता है, कपड़ा यहाँ से बनता है, यान को वीविंग करते हैं, फिर उस पर डाइंग होती है, हमको पूरा समझाते थे कि आपको नॉलेज मिले। वो फैक्ट्री में हम गए तो बोले नहीं, अंदर जाना अलाउड नहीं। बोला हमको खाली ऐसे प्रोसेस देखना है, नॉलेज के लिए कैसे होता है, हम तो यार SYTY के लड़के हैं, हम कौन सा तुम्हारा बिजनेस कॉपी कर लेंगे। बोले सर वो पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है, हम कैसे बनाते हैं वो हमारा सीक्रेट है, इस फैक्ट्री के अंदर विदाउट परमिशन अलाउड ही नहीं। तो गार्ड गेट पे खड़ा है, गेट लॉक है, वो कार्ड वाला सिस्टम था, आईडी कार्ड टैप करोगे ना टेक्नोलॉजी तो दरवाजा खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। तो बोले आपको पहले आईडी कार्ड लेना पड़ेगा कंपनी में से, वो अलाउ करेंगे तो अंदर जा सकते हो। मैनेजर को पूछा, बोले नहीं सर आपको हम अलाउ नहीं कर सकते, आप अकाउंट्स डिपार्टमेंट बैठो अपना ऑडिटिंग करो, लेकिन प्रोसेस नहीं दिखा सकते। मना कर दिया उन्होंने, क्योंकि उनका ट्रेड सीक्रेट है। बोले कि ये इन्फॉर्मेशन बाहर जाएगी तो कॉपी हो जाएगी। तो बोले हमारा प्रोसेस सरकार के थ्रू पेटेंटेड है, लेकिन कैसे बनाते हैं वो लोकली किसी को नहीं बताएंगे, किसी ने कॉपी करके जुगाड़ ढूंढ लिया तो हमारा तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें आरटीआई में कोई पूछेगा, सरकार को पता भी है तो वो नहीं बता सकती। ये चीज़ हो गई, ठीक है, दैट इज एग्जामिशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट। अच्छा पॉइंट है ये भी। अभी बीच में एक मैटर चल रहा था वो राफेल फाइटर जेट्स का, देखा है कुछ? फ्रांस से फाइटर जेट खरीदे इंडियन गवर्नमेंट ने, काफ़ी मैटर चला। थोड़ा बहुत न्यूज़ देखा करो, ये सब चीज़ें वहीं से रिलेट हो जाती है। तो इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रांस की गवर्नमेंट से फाइटर जेट खरीदे, फाइटर जेट का नाम राफेल है, ठीक है। तो वो जो फाइटर जेट खरीदे उसमें ऑपोजिशन ने एलिगेशन लगाया कि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्रॉड किया, मतलब जितने का प्लेन था उससे ज़्यादा खर्चा दिखाया और सरकार के मंत्रियों ने पैसे खा लिए, ऐसा सब एलिगेशन उनके ऊपर लगा। पार्लियामेंट में बहुत मैटर चला। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन ने ये बोला कि गवर्नमेंट को बोलो कि एक फाइटर जेट कितने रुपए का खरीदा उसकी डिटेल पब्लिक करे, डिस्क्लोज करे। अब पॉइंट ये है कि इंडियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट का ये अग्रीमेंट था कि वो फाइटर जेट जितने रुपए में भी खरीदा गया है इसकी डिटेल पब्लिक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्रेंच गवर्नमेंट ने ये बोला था कि देखो ये कोई एमआरपी वाली चीज़ नहीं है कि किराने की दुकान में पड़ी है कि 100 रुपए का एमआरपी सबके लिए है। फाइटर जेट है, कस्टमाइज्ड है, हर कंट्री जो डिमांड करेगा हम उसमें वो चीज़ें लगा के देंगे। दूसरा, प्राइसिंग अलग अलग होती है, नेगोशिएबल होती है। एंड इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि अगर हम इसकी डिटेल्स पब्लिक करेंगे कि इतने रुपए का है, तो बाकी कंट्रीज को समझ में आ जाएगा कि हमारे फाइटर जेट में कितनी कितनी फैसिलिटीज हो सकती है। तो कल को वॉर वाली सिचुएशन में उनको पहले ही पता होगा, तो डिसएडवांटेज हो जाएगा। तो बोले हम ये रिवील नहीं कर सकते। कॉन्फिडेंस फ्रॉम अ फॉरेन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट और फ्रेंच गवर्नमेंट का अग्रीमेंट था कि पब्लिक नहीं कर सकते, बस। तो फिर सीधी बात है, डिनाई कर दिया, तो ये भी एक रीजन। नेक्स्ट पॉइंट, ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे किसी की लाइफ या फिजिकल सेफ्टी को डेंजर हो सकता है। अब जैसे इसमें भी एक एग्जांपल ऐसा लेते हैं अपने 26/11
आज की डेट है ना 26/11 अटैक हुआ था मुंबई में। अब उसमें कोइंसिडेंस देखो एग्जाम्पल भी वही आया। तो वो कसाब को अरेस्ट किया था, टेररिस्ट को, अब उसको जिंदा पकड़ लिया, उसको जेल में रखा, अब उसके ऊपर केस वेस चलाया, उसको फांसी दे दी, ठीक है। लेकिन जब उसको जेल में रखा, अरेस्ट किया, तो लोगों में कितना गुस्सा था, क्या पाकिस्तान से आया, हमारे कंट्री में टेररिस्ट अटैक किया, गोलियां चलाई, इसको तो सड़क पे खड़े रह के गोली मार देनी चाहिए, उतना लोगों में गुस्सा था। अब आप भी गुस्से में हो, बोले नहीं कोर्ट कब सजा देगा, कब फांसी होगी, इसको तो आज ही मार के खत्म कर देना चाहिए। तो आपने आरटीआई फाइल कर दी कि कसाब को कौन सी जेल में कौन से रूम में रखा है, एड्रेस और लोकेशन भेजो, ठीक है, ताकि हम ही उसका काम खत्म कर दें। तो ऐसा हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन आपको दे दे, अगर दे दी तो क्या होगा, सोचो आप ही जेल के ऊपर अटैक वटैक कर दोगे, बॉम्ब बॉम्ब गिरा दोगे, उसको मारने के चक्कर में 4 पुलिस वाले और इंजर हो जाएंगे, ठीक है, बाकी लोग को भी इंजरी हो जाएगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे किसी की लाइफ को डेंजर हो सकता है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। दिस इज वन ऑफ द रीजन फॉर एग्जेम्पशन, ठीक है। अगला पॉइंट, information that would impede the process of investigation or apprehension or prosecution of the offenders। समझते हैं इसको, वर्ड थोड़े हैवी यूज कर लिए, बहुत सिंपल है। impede का मतलब रोकना, रुकावट बनना, बीच में आना किसी चीज के, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस को इम्पैक्ट होना। एप्रीहेंशन का मतलब है कि किसी को अरेस्ट करना। प्रोसिक्यूट करना मतलब उसके खिलाफ केस चलाना। अब सिंपल सी बात यह है, इसमें भी एक सिचुएशन के थ्रू अपना बात कर सकते हैं। कोई टेररिस्ट है या कोई गैंगस्टर है जो कहीं पे छुपा हुआ है इंडिया में, लोकल गैंगस्टर है, और पुलिस उसको ढूंढ रही है। अब पुलिस के पास कहीं से टिप आई है कि इस घर में छुपा हुआ है, और पक्की खबर है कि छुपा हुआ है। अब पुलिस सोच रही है कि पहले इसको घेरते हैं हर जगह से, सारे एग्जिट पॉइंट्स को सील करते हैं, फिर धीरे धीरे चुपके से जाके घर पे अटैक करेंगे, इसको अरेस्ट कर लेंगे। ऐसी प्लानिंग चल रही है। अब आप कुछ मीडिया रिपोर्टर हो, जर्नलिस्ट हो, आपके पास भी इन्फॉर्मेशन तो आई है कि ऐसी कुछ बात तो चल रही है, कुछ कर रही है पुलिस। आपने सोचा फटाफट आरटीआई फाइल करके पता कर लेते हैं क्या कर रही है पुलिस। आरटीआई में आपने पूछ लिया कि पुलिस के पास क्या इन्फॉर्मेशन है वो बताओ। अब पुलिस ने बता दी तो क्या होगा, आप तो न्यूज़ चैनल पे चला दोगे कि ये गैंगस्टर इस घर में छुपा हुआ है, एक्सक्लूसिव खबर हमारे चैनल पे, ठीक है। कैमरामैन लेके घर के बाहर पहुंच गए, बोले यही घर में छुपा हुआ है, अभी पुलिस आके इसको अरेस्ट कर लेगी, ठीक है। अब वो गैंगस्टर बेचारा घर बैठे क्या कर रहा होगा, टीवी देख रहा होगा, टीवी पे न्यूज़ चल रही है, बोले घर में एक आतंकवादी छुपा हुआ है, इसको अभी अरेस्ट करने वाले, लाइव देखिए हमारे चैनल पे। तो सोच रहा है घर देखा देखा लग रहा है, फिर पता चला अपना ही घर है, बाहर देखा मीडिया वाले खड़े, तो अलर्ट हो जाएगा ना, पुलिस आ रही है मेरे को अरेस्ट करने, तो क्या करेगा, बैठा रहेगा टीवी देखता रहेगा, बोले चलो मैं भी लाइव देखता हूँ कैसे आ रहा है, ठीक है, यहाँ से पुलिस आई, वहाँ टीवी पे दिख रहा है, वो तो भाग जाएगा या तो अटैक कर देगा। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जिससे पुलिस के काम में रुकावट आती हो, इन्वेस्टिगेशन में, अरेस्ट करने में, वो इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। इम्प्लाइड सी बात है, कॉमन सेंस वाली चीज है ना, जो प्रोवाइड करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, नहीं कर सकते, ठीक है, ये कंडीशन है। तो देखो पूरा आंसर बनता जा रहा है। पूछेंगे कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड होती है, तो आपको ये सारे पॉइंट्स एक एक करके एक्सप्लेन करने हैं। एग्जाम्पल्स जहां आपको ऐड करने हो ना, डेफिनेटली कर सकते हो, भले बुक में नहीं है। जनरल एग्जाम्पल, रियल लाइफ एग्जाम्पल जो रेलिवेंट है वो लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं, उससे चेकर को समझ आता है कि आपको जनरल नॉलेज भी है, सिर्फ बुक का रट के नहीं आए हो, अपने पॉइंट्स आप एड ऑन भी कर पा रहे हो जो रेलिवेंट है, तो चलेगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इसका, कैबिनेट पेपर्स। कुछ टर्म सुना है ये, कैबिनेट मिनिस्टर कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर की कैबिनेट क्या होती है, कुछ आइडिया इसके बारे में, कहीं जनरल पढ़ा क्या होता है कैबिनेट। हाँ, अब जैसे मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है तो सारा काम वो खुद करते हैं क्या, रेलवे भी खुद ही संभाल रहे हैं, फाइनेंस भी खुद ही संभाल रहे हैं, टेक्सटाइल भी खुद ही संभाल रहे हैं, ऐसा तो होता नहीं है। उनके मंत्री होते हैं ना, वे फाइनेंस मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, टेक्सटाइल मिनिस्टर, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर, वो सब होते हैं। तो ये जो लोग हैं, जो प्राइम मिनिस्टर की टीम है, उनको बोलते हैं कैबिनेट, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, जो सरकारी मंत्री होते हैं वो। अब कैबिनेट मिनिस्टर्स की रेगुलर मीटिंग होती रहती है आपस में, उस मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, बाकी सारे मंत्री होते हैं, और जो भी मीटिंग होती है ना उसमें बहुत सारे पॉइंट्स लिखे जाते हैं, मीटिंग के मिनट्स नोट डाउन की जाती है, उसको बोला जाता है कैबिनेट पेपर्स। रिकॉर्ड्स ऑफ डिलिबरेशंस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर्स बिफोर द डिसीजंस आर टेकन। फैसला लेने से पहले मीटिंग में जो भी आर्ग्यूमेंट्स हुए, जो भी चीजें हुई, वो सबको भी नोट डाउन किया जाता है। अब वो डिटेल्स एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम आरटीआई। देखो कैबिनेट की मीटिंग में जो फैसला हुआ उसका प्रेस रिलीज तो वो लोग खुद ही दे देते हैं कि आज प्रधानमंत्री और बाकी सारे मंत्रियों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है, लेकिन उस मीटिंग में कौन इसके फेवर में था, कौन इसके अगेंस्ट में था, किसने क्या आर्ग्यूमेंट किया, वो उनका मैटर है ना, वो आप थोड़ी पूछ सकते हो। तो वो जो कैबिनेट पेपर्स हैं, उस मीटिंग के मिनट्स है, वो एग्जेम्प्टेड है, वो आप मांगोगे तो भी वो प्रोवाइड नहीं करेंगे, लेकिन उसका जो आउटकम है वो प्रेस रिलीज में प्रोवाइड हो जाता है, तो उसमें तो आरटीआई की जरूरत ही नहीं, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। तो 8 स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जो एग्जेम्प्टेड है, वैसे बोला हुआ है। इसके बाद ये जो पॉइंट्स है इसमें रिपीटेशन है,
यहाँ पे बोला पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांग सकते, वो मुकेश अंबानी वाला एग्जांपल मैंने दिया था, वो पॉइंट आप यूज कर सकते हो। सेक्शन 9 में कॉपीराइट वाली बात हो रही है, वो अपन ने ऑलरेडी आईपीआर में डिस्कस कर लिया। और लास्ट पॉइंट सेक्शन 10 जहाँ पे आंसर एंड होगा, इसको बोलते हैं पार्शियल डिस्क्लोजर। ये छोटा सा पॉइंट है, कहीं एग्जाम में 1-2 मार्क में बीच में आ गया तो ठीक है, बहुत बड़ा आंसर नहीं है। पार्शियल डिस्क्लोजर का मतलब ये कि आपने आरटीआई एप्लीकेशन में मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे उनसे कि मुझे इतनी इतनी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जब ऑफिसर ने उसका असेसमेंट किया तो बोला भाई देखो इन्होंने ना 3 इन्फॉर्मेशन मांगी है, 1 2 3, पहली वाली नहीं दे सकते क्योंकि एग्जेम्प्टेड है, दूसरी वाली दे सकते हैं, तीसरी वाली भी दे सकते हैं। तो क्या करें, एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दे या तीनों चीजें प्रोवाइड कर दे? ऐसा हो सकता है कि आधी इन्फॉर्मेशन दे आधी ना दे। फर्स्ट वाली जो आपने इन्फॉर्मेशन मांगी है रीजन दे देंगे कि भाई ये तो एग्जेम्प्टेड है, हम नहीं दे सकते, बाकी दो में ऑब्जेक्शन नहीं है, हमने प्रोवाइड कर दी। पार्शियल डिस्क्लोजर, आधी चीजें बताई आधी नहीं बताई, तो जो अलाउड है बताना वो बता दिया, बाकी की चीजों के लिए डिनाई कर दिया। तो ये सेक्शन 10 में सिंपल बात उन्होंने यहाँ पे बोली। बोलो क्लियर यहाँ तक, पता चला? ठीक, तो ये आंसर यहाँ पे कंप्लीट है। और एक पॉइंट है देखो साथ में रिलेटेड है, बता देता हूँ, उसमें कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं है, एक ही पॉइंट है खाली, तो कंप्लीट कर लेते हैं इसको। ऊपर जो आंसर था ये वाला, ये कंपैरिजन है तो मुझे फिर वापस कल ये वाला बताना ही पड़ेगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर, इस आंसर का मतलब ये था कि कौन कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन है जो एग्जेम्प्टेड है, नहीं देनी या देनी जरूरी नहीं है। इसके बाद जो आंसर है उसमें उन्होंने बोला है हु इज एक्सक्लूडेड, ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आप आरटीआई में सवाल पूछ ही नहीं सकते। समझ आ रहा है? ऊपर था कौन कौन से टाइप के सवाल नहीं पूछ सकते, और यहाँ पे बोला है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिससे सवाल नहीं पूछ सकते। दोनों में फर्क हो गया। इसमें तो देखो कितनी वैरायटी थी, कैबिनेट पेपर अलग हो गए, इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस पुलिस का अलग हो गया, किसी की फिजिकल सेफ्टी अलग हो गई, फॉरेन गवर्नमेंट का मैटर अलग हो गया, दिस टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन, कोर्ट का मैटर अलग हो गया। यहाँ पे उन्होंने उन एंटिटीज की बात की है, उनके नाम दिए हुए हैं जिनसे आप आरटीआई में सवाल नहीं पूछ सकते। ये नाम देख लो, आपको सब देखे हुए मिलेंगे, कहीं ना कहीं कुछ नाम तो सुने होंगे। ये वाला सुना है, सीक्रेट सर्विसेज, रॉ, मूवीज में कितनी बार बताते हैं, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, तो ये है। फिर इसके बाद और भी नाम सुने होंगे, देखो कौन से, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इंडिया लैंड बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान के साथ, शेयर तो क्या करता है, अपना ही कंट्री था, बीच में लाइन बना दी, बॉर्डर होगी। अब वो बॉर्डर पे जो आर्मी की टीम पूरा ध्यान रखती है उसको बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। अपने यहाँ गुजरात में कच्छ रीजन में सब जगह पोस्टेड है, वैसा है। और भी ऐसी बहुत सारी टीम है। एनएसजी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स। ये जो ताज अटैक हुआ था 26/11 वाला, उसमें जो ब्लैक कमांडोज थे जिन्होंने पूरा ऑपरेशन किया, वो ये ग्रुप था, एनएसजी कमांडोज, वैसा है। और भी हैं, सीआईडी के बारे में सुना, जो टीवी पे देखा भी होगा आपने, ठीक है, हाँ, तो सीआईडी तो सब जानते हैं। तो ये जितनी भी एंटिटीज हैं, बाकी सबके भी नाम लिखे हुए हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, ये सबके फुल फॉर्म लिखे, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस या बॉर्डर फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी। आप एयरपोर्ट पे जाओगे ना तो वहाँ पे ये सीआईएसएफ और ये सब के जो आर्मी पर्सन होते हैं वो लोग वहाँ पे चेकिंग वेकिंग कर रहे होते हैं, यूनिफॉर्म में होते हैं। तो ये सब एंटिटीज हैं, ये सब सीक्रेट सर्विसेज वाले लोग हैं। ये लोग इन्फॉर्मेशन जो इनके पास होती है वो अपनी जान पे खेल के लेके आते हैं, और सब टेररिस्ट और इन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है। ऐसी इन्फॉर्मेशन आरटीआई में मांगोगे तो कैसे मिलेगी, इम्प्लाइड है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन को बाहर कर दिया आरटीआई से, रॉ के ऊपर आरटीआई लगता ही नहीं है, तो आप इन्फॉर्मेशन मांगने भी जाओगे तो रिजेक्ट ही हो जाएगी, कोई फायदा नहीं, वैसा हो गया। तो ये एक आंसर है छोटा सा। तो दोनों में फर्क है, यहाँ पे टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन की बात हो रही थी और यहाँ पे अथॉरिटी की बात हो रही है, टाइप ऑफ एंटिटी की बात हो रही है जिससे इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी जा सकती। ठीक है, तो ये बस पॉइंट है, इतना बोला हुआ है। अब इसमें लास्ट में थोड़ी बहुत बातें हो रही है लेकिन वो अगले टॉपिक से कनेक्टेड है। तो ये पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। यहाँ से फिर नया टॉपिक है दैट इज इन्फॉर्मेशन कमीशन, वो अपने फिर कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में देख लो, कुछ पूछना हो आपको, कुछ क्वेरी हो यहाँ तक तो बता दो। और सर जैसे हम लोग मतलब आईसीएसआई हो गया, हम उससे अपनी नोट्स मांग सकते हैं, जैसे जीआईसीबी बोर्ड हो गया वो उनसे भी मांग सकते हैं। हाँ हाँ, जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वो सभी सेम तरीके से कवर। आप वीएनएसयू से भी तो मांग सकते हो, तो वीएनएसयू में भी आप सेम आरटीआई फाइल करके अपनी कॉपी मंगवा सकते हो, बोर्ड वालों से मंगवा सकते हो, आईसीएसआई से मंगवा सकते हो, कोई फर्क नहीं। और लोग करते ही है, आरटीआई फाइल होती है, स्टूडेंट्स फाइल करते हैं, तो वो अलाउड है। जो 12th का भी रिजल्ट या हाँ हाँ, आप उसकी कॉपी, हाँ कॉपी मांग सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वो सिर्फ अपने असेसमेंट के लिए, फिर आप उस कॉपी को लेके कोर्ट में चले गए, उन पर केस फाइल कर दिया, सोशल मीडिया वायरल कर दिया, वो अलाउड नहीं होता। वो लोग पहले ही आपसे लिखवा लेते हैं कि भाई कॉपी मैं अपने खुद के असेसमेंट के लिए मंगवा रहा हूँ, पर्सनल यूज़ के लिए, इसका मैं कहीं पब्लिक में मिसयूज़ नहीं करूँगा, वैसा आपको राइटिंग में देना पड़ता है, उसके बाद आप कॉपी ले सकते हो। वैसा बोलो, और कोई पॉइंट क्लियर? बस आरटीआई में आज इतना रखते हैं, बाकी चीज़ें फिर कल देखते हैं।